वेलकम वंस अगेन। इससे पूर्व पुनर्योगज डीएनए तकनीक वाली वीडियो में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से हम अपने वांछित जीन को एक क्लोनिंग वाहक में इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स लाइक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज। और उसके बाद हमारे वांछित जीन को अपने क्लोनिंग वाहक में जोड़ने के पश्चात उसे हम एक जीवाणु कोशिका में प्रवेश करवाते हैं ट्रांसडक्शन के द्वारा, यदि वो फेज या वायरस पार्टिकल के रूप में है तो, और नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, यदि वो प्लाज्मिड के रूप में है। और ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन जो बेसिकली किसी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में बाह्य डीएनए को प्रवेश कराने की विधियां हैं, उनके द्वारा हम अपने वांछित जीन को किसी बैक्टीरियल कोशिका में, बैक्टीरियल सिस्टम में प्रविष्ट करा देते हैं, जहां हमें उसकी मल्टीपल कॉपीज प्राप्त हो जाती हैं, या जिनमें हम उन्हें मेंटेन कर पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरीज, जीन लाइब्रेरीज। इन सब के बारे में हम अपने पूर्व के वीडियोस में बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाएं, अर्थात किसी यूकारियोटिक कोशिका में हम प्रविष्ट कराना चाहें हमारे वांछित जीन को, तो कौन सी विधियां अपनाई जा सकती हैं उन्हें हमारे यूकारियोटिक, सिंस वी आर टॉकिंग इन द प्लांट साइंस फील्ड, तो हम अपनी पादप कोशिकाओं में अपने वांछित जीन को प्रविष्ट कराने के लिए कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें से जो वेक्टरलेस या डायरेक्ट जीन ट्रांसफर की विधि है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। जो वेक्टर मीडिएटेड, स्पेशली एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड वेक्टर्स पे आधारित जो इन जीन्स को यूकारियोटिक कोशिका में प्रविष्ट कराने की विधि हैं, उसके बारे में भी हम अपने पूर्व के वीडियोस में बाइनरी वेक्टर के रूप में हम बात कर चुके हैं, कोइंटीग्रेट वेक्टर और बाइनरी वेक्टर। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा इन दो टर्म्स के बारे में और जान ले। ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात रूपांतरण, यह टर्म हम बेसिकली सुनते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, बैक्टीरियल सेल के संदर्भ में। और ट्रांसफेक्शन जब हम किसी यूकारियोटिक कोशिका में जीन प्रविष्ट कराते हैं, डीएनए ट्रांसफर करते हैं, तो उस विधि को हम कहते हैं ट्रांसफेक्शन। दैट इज, transfection is basically the transfer of DNA in a eukaryotic cell. और ट्रांसफॉर्मेशन टर्म का हम यूज करते हैं फॉर द मैकेनिज्म और टेक्निक ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ डीएनए इन अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जब भी कोई जीन किसी कोशिका में प्रविष्ट होता है, तो उसे 3 बैरियर्स क्रॉस करने होते हैं जब हम यूकारियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं। पहला, उसे जो सेल एनवेलप है उसको क्रॉस करना होता है। एनिमल सेल में ये सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, और प्लांट सेल में सेल वॉल फॉलोड बाय सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। तो कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली दोनों को उसको क्रॉस करना होगा यदि हम एक इंटैक्ट प्लांट सेल ले। प्रोटोप्लास्ट लेते हैं तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद जब वो साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है, उस समय उस डीएनए के आर पार जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो उसको इनकैप्सुलेट कर लेता है, उसके आर पार मेम्ब्रेन का निर्माण कर देता है, एंडोसोम्स बना देता है। तो उनको उन एंडोसोमल वेसिकल्स में अपने आप को मेंटेन करना होता है, और तत्पश्चात उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके प्रविष्ट होना होता है हमारे मेन जीनोम तक, यदि हम न्यूक्लिक एसिड के रूप में डीएनए का इस्तेमाल कर रहे हैं। या अगर हम इफ वी आर टारगेटिंग द क्लोरोप्लास्ट
या माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम, तो उस केस में उसको माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या क्लोरोप्लास्ट की जो झिल्ली है, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, उनको क्रॉस करना होता है। तो इस प्रकार से इन 3 बैरियर्स को क्रॉस करते हुए इन अ यूकारियोटिक सिस्टम हमारा जो डीएनए है वो एंटर होता है एंड आफ्टर दैट वो जीनोम से इंटीग्रेट हो पाएगा या अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। However, if RNA is used in the form of nucleic acid, तो उस केस में उसको सिर्फ फर्स्ट बैरियर क्रॉस करना है सेल एनवेलप का, और उसके बाद एंडोसोमल वेसिकल्स यहीं पे खुल जाते हैं, जिससे आरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाता है और उस पे उसके अनुरूप प्रोटीन्स का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से जो ट्रांसफेक्शन का मैकेनिज्म है, दैट इज हाउ टू इंट्रोड्यूस और ट्रांसफर डीएनए इन अ यूकारियोटिक सेल, यह देखा जाए तो 3 विधियों से संभव है। पहला, फिजिकल ट्रांसफेक्शन। इसमें जो ये बाह्य मेम्ब्रेन है या सेल एनवेलप है, इसमें पोर उत्पन्न होते हैं, इसको तोड़ा जाता है, इसमें इट इज ब्रीच्ड। जो दूसरी विधि है दैट इज केमिकल ट्रांसफेक्शन मेथड। उसमें जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है उसको हम ऐसे केमिकल से एनवेलप कर देते हैं या सुरक्षित कर देते हैं, उसका एक घेरा बना देते हैं इस प्रकार का एक केमिकल्स का, जो हमारी मेम्ब्रेन में या तो घुल जाता है या उस मेम्ब्रेन में से पास हो जाता है। तो केमिकल ट्रांसफेक्शन मेथड्स में देयर इज नो ब्रीच ऑफ मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और a complex is used which binds the cell surface, और जिसके कारण हमारा जो डीएनए है या न्यूक्लिक एसिड है वो प्रविष्ट हो जाता है इस सेल एनवेलप के अंदर। और तीसरी विधि है हमारे न्यूक्लिक एसिड को सेल एनवेलप के अंदर प्रविष्ट कराने की, दैट इज यूजिंग बायोलॉजिकल सिस्टम, मेनली बाय यूजिंग वायरस यानी ट्रांसडक्शन के द्वारा। मेनली इसलिए कहा क्योंकि प्लांट सिस्टम में वायरल ट्रांसडक्शन के जगह वी प्रेफर एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर विधि, अगर हम बायोलॉजिकल विधि, जैविक विधि की बात करते हैं अपनी पादप कोशिका रूपांतरण के लिए। So let us look at the broad classification of the different methods of gene transfer। जो जीन स्थानांतरण की विधियां हैं उनको 2 मेथड्स में बांटा जा सकता है। पहला डायरेक्ट मेथड या वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर मेथड, और दूसरा बायोलॉजिकल या इनडायरेक्ट विधि जीन हस्तांतरण की, जीन ट्रांसफर की, जीन स्थानांतरण की। जो डायरेक्ट मेथड है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, वो पुनः 2 प्रकार का हो सकता है। एक केमिकल ट्रांसफेक्शन और दूसरा जिसमें किसी भौतिक संसाधन का उपयोग किया जाता है, दैट इज फिजिकल ट्रांसफेक्शन। केमिकल ट्रांसफेक्शन अर्थात इसके उदाहरण है जैसे यूज ऑफ पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल की सहायता से ट्रांसफेक्शन, या लिपोसोम्स। वी नो व्हाट आर लिपोसोम्स, लिपिड मेम्ब्रेन enclosing a central vesicle, तो दैट इज अ लिपोसोम। तो लिपोसोम्स की सहायता से करते हैं, या सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर्स की सहायता से केमिकल ट्रांसफेक्शन संभव है। और फिजिकल ट्रांसफेक्शन की जब हम बात करते हैं तो दे आर स्पेशल इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द पार्टिकल गन, या जिसको जीन गन भी कहते हैं, यानी बायोलिस्टिक विधि द्वारा, या आपके सूक्ष्म अंतक्षेपण या माइक्रो इंजेक्शन, या स्थूल अंतक्षेपण मैक्रो इंजेक्शन विधियों के द्वारा, या अल्ट्रासोनिकेशन अर्थात
आपका जो पराश्रवण है उसके द्वारा हम जीन ट्रांसफर करने में सक्षम है, या इलेक्ट्रोपोरेशन जिसको हम हिंदी में वैद्युत प्रवेशन कहते हैं। तो these are the different techniques of gene transfer in a eukaryotic cell। जो बायोलॉजिकल या इनडायरेक्ट मेथड है जिसमें प्लांट सिस्टम में बेसिकली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस या एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस दे आर यूज्ड, और इन पे बेस्ड दो प्रकार के सिस्टम्स डेवलप कर लिए गए हैं, बाइनरी वेक्टर सिस्टम और को इंटीग्रेट वेक्टर सिस्टम। बाकी CAMV दैट इज कैलेमोवायरस, कॉलीफ्ला मोजैक वायरस का भी उपयोग किया जाता है प्लांट्स में। तो इस प्रकार से कुछ विशिष्ट वायरस भी हैं जिनके उपयोग से बायोलॉजिकल या इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर इज पॉसिबल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट डायरेक्ट मेथड्स या वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर मेथड्स के बारे में। सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं केमिकल मेथड जिसमें लिपोफेक्शन। लिपोसोम्स यानी लिपिड की बायलेयर द्वारा एनक्लोज्ड स्पेस, एक वेसिकल विच इज हैविंग अ सिंपल लिपिड मेम्ब्रेन, उसको जब इंक्यूबेट करते हैं डीएनए के साथ, तो हमें पता है हमारे जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है फॉस्फेट ग्रुप की उपस्थिति के कारण दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, while the lipids that are used to prepare these liposomes they are positively charged। तो इन दोनों को जब एक साथ इंक्यूबेट करते हैं तो हमको लिपोप्लेक्स प्राप्त होता है, अर्थात जो हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल है वो एनक्लोज हो जाता है हमारी लिपिड मेम्ब्रेन में। और इसको जब हम इंक्यूबेट करेंगे विद अ प्रोटोप्लास्ट या जो हमारा सेल है विच इज हैविंग द सेल मेम्ब्रेन, तो यह भी लिपिड लेयर है और हमारी सेल मेम्ब्रेन भी लिपोप्रोटीनेशियस होती है। तो ये सहजता से इसमें घुल जाता है, इसमें प्रविष्ट हो जाता है एंडोसाइटोसिस के द्वारा और एंडोसोम का निर्माण कर लेता है, और उसके बाद इट एस्केप्स आउट फ्रॉम द एंडोसोम, और यह जो हमारा डीएनए है यह न्यूक्लियस में प्रविष्ट हो सकता है। हो सकता है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक संभावना ये भी है कि इसका क्षय हो जाए विद इन द साइटोप्लाज्म इफ इट इज नॉट प्रॉपरली डायरेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस। तो उस केस में क्योंकि हमारे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वगैरह दे आर प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म और इट इज अ फॉरेन बॉडी। एनीवे, by incorporating the DNA molecule in a lipid bound membrane, we can transfer the DNA in a eukaryotic cell, that is liposuction। दूसरा तरीका है एक केमिकल का इस्तेमाल करने का जो है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल है इसकी उपस्थिति में जो डीएनए है वो सहजता से इस मेम्ब्रेन में प्रविष्ट हो जाता है। इस डीएनए को कंडेंस करने के लिए कुछ केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं जैसे इमिडाजोलियम, और पीएच मेंटेन करने के लिए बफर्स दे आर यूज्ड, एंड टोटल दिस केमिकल्स की जो असेंबली है उनको जब इंक्यूबेट किया जाता है अलोंग विद अ डिजायर्ड जीन या डीएनए सीक्वेंस, तो इट फॉर्म्स यूनिट्स जो सहजता से हमारे सेल सिस्टम में प्रविष्ट हो जाती हैं, it passes through the cell membrane और एंडोसाइटोसिस के बाद एंडोसोम्स का निर्माण कर लेती हैं, एंड द सेम थिंग साइटोप्लाज्म में एंडोसोम में से निकल जाती हैं, दैट इज द एंडोसोमल एस्केप। और ये जो डीएनए है इसको अपने किसी जीनोम में, ऑर्गेनेलर जीनोम या सामान्यतः न्यूक्लियर जीनोम में प्रविष्ट करा दिया जाता है। तो दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ केमिकल डायरेक्ट जीन ट्रांसफर टेक्निक, दैट इज यूजिंग
पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PEG. Abbreviation is PEG and the full form is polyethylene glycol. केमिकल ट्रांसफर विधि जो है जीन ट्रांसफर की, केमिकल्स बेस्ड रसायनों पर आधारित, उसमें तीसरी विधि है यूजिंग सिलिकॉन कार्बाइड्स. जो सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर्स है ये बहुत पेनिट्रेटिंग फाइबर्स होते हैं सिलिकॉन के. तो यदि हम सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर्स को अपने टारगेट सेल और डीएनए के साथ किसी टेस्ट ट्यूब में इंक्यूबेट करते हैं, तो इन सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर्स के कारण हमारे टारगेट सेल्स में जैसे छोटे पोर्स हो जाते हैं, जिनके माध्यम से डीएनए हमारे टारगेट सेल्स में प्रविष्ट हो जाता है. और इसके लिए हम तीनों को मिला देते हैं और तीनों को अच्छी तरह से वॉर्टेक्स करते हैं, यानी घोलते हैं, मिलाते हैं, घुमाते हैं, इनमें घूर्णन उत्पन्न करते हैं, जिससे सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर्स हमारे टारगेट सेल्स में पोर्स उत्पन्न कर सके, जिनके माध्यम से डीएनए प्रविष्ट हो सके हमारे टारगेट सेल्स में. एंड इन दिस वे दिस ट्रांसफेक्शन इज अचीव्ड. जीन स्थानांतरण की रासायनिक विधियों के बाद आइए अब बात करते हैं फिजिकल मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर. फिजिकल मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पार्टिकल गन या बायोलिस्टिक मेथड की. इस टेक्निक को डीएनए बम्बार्डमेंट मेथड या पार्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ डीएनए मेथड या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेशन मेथड आदि के नामों से भी जाना जाता है. इसमें बेसिकली जो हमारा जीन है या डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, उसको छोटी बॉल्स, माइक्रो, बहुत छोटे साइज की प्रोजेक्टाइल्स के रूप में डेवलप किया जाता है. उनका एक लेप कर दिया जाता है, उनका आलेपन कर दिया जाता है टंगस्टन बॉल्स पे या गोल्ड की छोटी छोटी माइक्रो बॉल्स पे. और इन माइक्रो साइज्ड पार्टिकल्स को हम एंटर करवाते हैं इन आवर डिजायर्ड टिश्यू with the help of a particle gun या with the help of a बायोलिस्टिक इक्विपमेंट. इसमें हीलियम गैस की सहायता से, जैसे कि गैस सिलेंडर है, और हीलियम गैस के प्रेशर के द्वारा हम जो ये अपने डीएनए कोटेड माइक्रो पेलेट्स हैं उनको उनकी बौछार कर रहे हैं ऑन आर टिश्यू, ऑन आर प्रोटोप्लास्ट, जो भी हमारा टारगेट सेल है जिसमें हम चाहते हैं वो जीन इंट्रोड्यूस करना. तो इस प्रकार से इस विधि का सर्वप्रथम उपयोग क्लीन एंड कोवर्कर्स ने किया था 1987 में. इस विधि के द्वारा डायरेक्टली जो हमारा डीएनए है दैट इज उसको शूट इन कर दिया जाता है. विद प्रेशर इट एंटर्स द यूकारियोटिक सेल एंड इट एस्टैब्लिशेस इटसेल्फ ओवर देयर. दूसरी विधि है हमारे सेल एनवेलप के अंदर हमारा डिजायर्ड डीएनए डालने की, यूजिंग माइक्रो इंजेक्शंस. अब जब हम माइक्रो इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी सूक्ष्म अंतःक्षेपण की बात कर रहे हैं, तो हमें एक माइक्रो इंजेक्शन या इंजेक्शन पिपेट चाहिए होगी. एक सॉल्यूशन के रूप में हमें हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट चाहिए. और उसके बाद नेक्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट इज कि जो हमारा सेल है उसको इमोबिलाइज किया जाए. वो सेल प्रोटोप्लास्ट भी हो सकता है एंड प्रॉपर टारगेट सेल भी हो सकता है. तो उसको इमोबिलाइज करने की 3 विधियां डेवलप की गई हैं. सबसे पहला है किसी माइक्रोपिपेट के द्वारा सक्शन के द्वारा, अर्थात उसको अंदर जैसे चूस के उसके अंदर वैक्यूम जनरेट कर दिया, जिसके कारण वो उसकी टिप पर फंस के रह गई. सो यूजिंग अ सक्शन पिपेट, अ होल्डिंग पिपेट, इसको अपन
इमोबिलाइज कर देते हैं प्रोटोप्लास्ट को, ताकि अपन माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से इंट्रोड्यूस कर सके हमारा डीएनए। दूसरा तरीका है कि हमारा जो प्रोटोप्लास्ट है या सेल है उसको इमोबिलाइज कर दें बाय प्लेसिंग इट ऑन कवर स्लिप जिस पे कोई केमिकल लगा हो, फॉर एग्जांपल द पॉली एल लाइसिन। पॉली एल लाइसिन कोटेड कवर स्लिप्स पर जब हम अपने प्रोटोप्लास्ट को रखते हैं तो वो उस पे इमोबिलाइज हो जाते हैं, एंड आफ्टर दैट यूजिंग माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट हम देख करके और माइक्रो इंजेक्शन या इंजेक्शन पिपेट की सहायता से अपना डीएनए सॉल्यूशन उसमें इंजेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है जो हमारा अगारोस अगर या सोडियम एल्जिनेट जेल है उसमें उस सेल्स को इमोबिलाइज कर ले, बहुत पतली परत, so that at the time of injecting this DNA solution इसमें कोई गति ना हो, ये एक जगह पे स्थिर रह सके हमारी कोशिका और हम उसमें अपना डीएनए सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस कर सके। ये डीएनए सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस करने के लिए वी नीड सम टू जनरेट सम प्रेशर। जैसे इंजेक्शन लगाते हैं तो सिरिंज में पीछे से अपन प्रेशर जनरेट करते हैं हाथ से, तो उस प्रकार का एक डिवाइस होता है, कंट्रोल्ड डिवाइस, क्योंकि ज्यादा प्रेशर हो गया तो भी ये सहन नहीं कर पाएगी हमारा प्रोटोप्लास्ट और इसको हम अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। यह विधि बेसिक स्किल चाहती है, अर्थात इस विधि का उपयोग सिर्फ वो इंसान कर सकता है जिसको कोशिका को इमोबिलाइज करना आता हो और उस इमोबिलाइज्ड कोशिका में अपने माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा डीएनए सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस करने की पारंगत हो उस कार्य में। सो इट नीड्स स्किल्ड वर्कर्स। इसके अलावा इसमें विशिष्ट प्रकार के, अब देखिए फिजिकल टेक्निक्स जो भी हैं जीन ट्रांसफर की, उसमें भी रिक्वायर स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स। इफ दे आर नॉट प्रेजेंट it is not possible to use these techniques of gene transfer. इसका फायदा ये है कि जब हमको पता है कि हमने किस प्रोटोप्लास्ट में इंजेक्ट किया है तो we do not need any type of markers। तो कोई विशिष्ट प्रकार के मार्कर नहीं चाहिए कि किसमें डीएनए प्रविष्ट हुआ है और किसमें नहीं हुआ है। जिसमें माइक्रो इंजेक्ट किया गया है उसमें प्रविष्ट है। यह चेक करना पड़ेगा कि किसमें सक्सेसफुल एक्सप्रेशन है, बट ड्रग रेजिस्टेंस या मार्कर जीन्स उनको इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है यदि हम जीन ट्रांसफर की माइक्रो इंजेक्शन विधि का उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट विधि है इलेक्ट्रोपोरेशन की। इलेक्ट्रोपोरेशन विधि में हम जो प्रोटोप्लास्ट है या जो कोशिका है उसको दो इलेक्ट्रिक पोल्स के मध्य रखते हैं और जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है तो अंडर द इम्पैक्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रिक करंट इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें इट बिकम्स परमिएबल, और उस परमिएबिलिटी, वो जो एक क्षण के लिए पोर डेवलप होता है, उस पोर्स में से हमारा जो भी डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है जिसके साथ हमने इसको इंक्यूबेट कर रखा है विद इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अंदर प्रविष्ट हो जाता है और वापस से ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ये अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाती है, यानी जो ये पोर जनरेट हुआ था ये वापस से रीसील हो जाता है। तो ये इसके जो मेम्ब्रेन का कंस्ट्रक्शन है, जो लिपिड की लेयर है, इसमें मोमेंट्री होल या पोर जनरेट करने के लिए वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस मेथड इज नोन एज इलेक्ट्रोपोरेशन या वैद्युत प्रवेशन। विद्युत की सहायता से डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्रविष्ट कराना कोशिका में, दैट इज इलेक्ट्रोपोरेशन। इसी प्रकार से जो हमारी मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी है उसको भंग करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं
अन्य प्रकार के एनर्जेटिक वेव्स का भी, जैसे अल्ट्रासाउंड वेव्स जो आपके पराश्रवण तरंगे हैं। when a cell या प्रोटोप्लास्ट it is subjected to these ultrasound waves, उनकी एनर्जी से भी हमारी मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी भंग हो सकती है, जिसके माध्यम से जो बाह्य वातावरण में या हमारे जो इंक्यूबेटिंग सॉल्यूशन में उपलब्ध डीएनए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो प्रविष्ट हो सकता है हमारी इन यूकारियोटिक कोशिकाओं में। इस विधि को हम कह देंगे अल्ट्रासोनिकेशन या सोनोपोरेशन, बिकॉज साउंड इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट पोर्स, जिनके माध्यम से हमारा डीएनए या जीन इस कोशिका में प्रविष्ट हो रहा है। दूसरा तरीका है कि हम इस डीएनए को एसोसिएट कर दें किसी मैग्नेटिक रिएजेंट के साथ, और ये मैग्नेटिक रिएजेंट युक्त डीएनए, या ये कह लीजिए ये डीएनए युक्त मैग्नेटिक रिएजेंट जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है, उस समय it is able to enter these cells which are present over there. ये हमारा कल्चर प्लेट है जिसमें हमने इंक्यूबेट कर रखा है हमारे प्रोटोप्लास्ट या टारगेट सेल्स को, along with these magnetic particles जिन पे आलेपन किया गया है हमारे डिजायर्ड डीएनए का, और ये हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। तो जो हमारे मैग्नेटिक रिएजेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ गति करेगा, और इस प्रोसेस में इट में एंटर द सेल्स जो इसके रास्ते में आएंगे, एंड इन द प्रोसेस द डिजायर्ड डीएनए it enters the cell. This method is known as magnetoporation, using magnetic field to generate pores through which the desired DNA enters the cell या टारगेट सेल। और यदि हम ऑप्टिक बीम्स का, लाइट बीम्स का यूज करते हैं, लाइक लेजर बीम्स, वी नो लेजर बीम्स दे आर क्वाइट पेनिट्रेटिंग, तो लेजर बीम्स की सहायता से यदि मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी, टारगेट सेल्स के मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी भंग होती है और उसमें से जो एक्सोजीनस न्यूक्लिक एसिड है वो प्रविष्ट होता है कोशिका में, तो इस विधि को कहेंगे हम ऑप्टोपोरेशन। ये विभिन्न केमिकल और फिजिकल टेक्निक्स थी फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इन अ यूकारियोटिक सेल। और एक पादप कोशिका में जब कोई हमारा वांछित जीन प्रविष्ट हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाए, उसका सक्सेसफुल एक्सप्रेशन हो जाए, जब यह चीज सुनिश्चित कर ली जाए कि हाँ अब हमारा जीन is able to produce the desired proteins in the target cell, after that पादप ऊतक संवर्धन के द्वारा उचित फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट देके, जिनके बारे में हमने बात करी है अपने पादप ऊतक संवर्धन तकनीक वाले वीडियोस में, तो उनको उचित एनवायरनमेंट दे करके हम अपनी इन ट्रांसफॉर्म्ड कोशिकाओं के द्वारा एक ट्रांसफॉर्म्ड, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट डेवलप कर सकते हैं सफलतापूर्वक। ये सब बहुत they are very skill requiring techniques. Recombinant DNA टेक्नोलॉजी हो या डिफरेंट टेक्निक्स, अपने बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स आई कॉल देम, जिनकी माध्यम से हम उन रिकॉम्बिनेंट डीएनएज को प्रविष्ट करा रहे हैं यूकारियोटिक कोशिकाओं में, और उसके बाद उन यूकारियोटिक कोशिकाओं से संपूर्ण पादप का निर्माण, यानी प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। सो ऑल दीज डिफरेंट फील्ड्स दे आर इंटीग्रेटेड टुगेदर। ये एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिला करके हमारी आज की जो मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड है उसमें सहायक है। धन्यवाद।